नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से तीसरी बार बनी है, बैसाखियों पर टिकी हुई जो सरकार बनी है, उसे एक के बाद एक लगातार झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसे बैकफुट पर लाया हुआ है, तो वहीं सरकार जिन दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, वो बैसाखियां भी उसे लगातार घुटनों पर लाए हुए हैं। एक के बाद एक नरेंद्र मोदी सरकार की हार होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, जिसको लेकर जोर शोर से बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ, वो ठंडे बस्ते में चला गया और जेपीसी की सिफारिश के बाद अब जेपीसी उसको लेकर गठित कर दी गई है। क्योंकि जो दो बैसाखियां थी उनमें से एक बैसाखी ने इस पर पुरजोर तरीके से अपना आपत्ति उसने जताई थी और ये कहा था कि इस पर जेपीसी गठन की जाए, तो जेपीसी का गठन इस पर किया गया। अब दूसरी हार नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ लगी है। आपको ये पता होगा 2024 लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने जनता को प्रभावित करने का काम या जनता के मुद्दे उठाने का काम किया, तो वो थे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, हमारे जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने जनता के मुद्दे उठाए और इतना बड़ा परिवर्तन तीसरी बार देखने के लिए मिला कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। अब आपको याद होगा कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 लेकर आई है, उसका मसौदा उसने तैयार किया, उसको सर्कुलेट भी किया गया, लेकिन अब इस बिल पर भी वो बैकफुट पर आ गई है और जो मसौदा उसने पेश किया था, जो मसौदा उसने बनाया था, उस मसौदे को उसने अब वापस ले लिया है। दरअसल इस मसौदे को लेकर या जो मौजूदा स्वरूप है इस बिल का, उसको लेकर लगातार तमाम जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जो पत्रकारों से जुड़ी हुई हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, वो इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही थी। लगातार इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपना विरोध दर्ज करा रही थी। इस बिल को इस तरह से देखा जा रहा था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हमारे जैसे प्लेटफॉर्म या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसी तरह के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको नियमित करने के बहाने दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार उनके गला घोटने का काम करने जा रही थी। वो इस मुहाने पर पहुंचाने जा रही थी इन प्लेटफॉर्म्स को कि या तो आप जैसे हमारे चैनल्स हैं, या तो आप इनको बंद कर दीजिए या फिर इसको उस तरह से चलाइए जैसे सरकार चाहती है या जैसे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, वो रन कर रहा है, जहां वो सरकार की कठपुतली की तरह काम करता है। अब लगातार विरोध के बाद आपको पता है कि विरोध प्रदर्शनों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह से अभी ये सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है, बैसाखियों पर टिकी हुई है और लगातार जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, विपक्ष मजबूत है, आखिरकार इस सरकार को ये बिल भी वापस लेना पड़ा है और इसका मसौदा जो है वो वापस लेना पड़ा है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब इसका नया स्वरूप जो है वो तैयार किया जाएगा और फिर से इसको पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया है, इसका मसौदा ही तैयार किया गया था और जल्द ही बताया जा रहा था कि इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, लेकिन अब इसको भी कह सकते हैं हम एक तरह से कि ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया है तमाम विरोध के बाद। अब आने वाले वक्त में 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर को भी इसमें जोड़ दें तो इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन चारों ही राज्यों में सरकार पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है। 2 जगहों पर उसकी सरकार है, झारखंड में उसकी सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर वो इन एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है और जम्मू कश्मीर में भी हालात आपको पता है उसके लिए कैसे हैं कि लोकसभा में कश्मीर में वो अपने कैंडिडेट तक भी नहीं खड़ा कर पाई थी, जिसको आधार बनाकर पूरे देश में उसने वोट बटोरे थे। अब आपको पता है कि जो सेबी और अडानी ग्रुप का जो नेक्सस है उसको लेकर जो अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट जो सामने आई है, उसने परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं इस पूरे के पूरे मामले के। अब इसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है, खासतौर पर कांग्रेस बहुत हमलावर है। आज कांग्रेस की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदारान हैं पार्टी के, उन सबकी बहुत बड़ी और अहम मीटिंग हुई। लोकसभा इलेक्शन के बाद कह सकते हैं कि इतनी बड़ी ये शायद पहली मीटिंग है जिसमें आने वाले इलेक्शन को किस तरह से किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, इन सब की तो बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये तय किया गया कि जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि सरकार जातिगत जनगणना कराए, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही करा सकती है
और उसके साथ साथ जेपीसी गठित की जाए, इस पूरे मामले पर जेपीसी इंक्वायरी की जाए कि सेबी और अडानी ग्रुप का पूरा नेक्सस है। विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, बल्कि सरकार उनके साथ मिली भगत की है सरकार ने, और सरकार उनके साथ मिली हुई है, ये कांग्रेस का कहना है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि 22 अगस्त को, आने वाली 22 अगस्त को ईडी के तमाम दफ्तरों के बाहर देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है कि जेपीसी गठित की जाए और जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी बुच, वो अपना इस्तीफा दें, क्योंकि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगी तब तक फ्री एंड फेयर जांच इस मामले पर नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि इस मामले को खाली हाथ ऐसे ही जाने नहीं देना है, क्योंकि पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसकी जांच सेबी कर रही थी, और अब सेबी ही अगर इस मामले पे कथित तौर पर अगर संलिप्त है तो ये जांच कैसे की गई, कितनी फेयर होगी, इस पर जाहिर सी बात है तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी से जब इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया कि आप इस पूरे मामले पर जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पर आपका क्या कहना है, क्या आप कहना चाहेंगे, तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये तफसील से बात करने का विषय है। इस पर एक बाइट देकर वो इस बात को यहाँ खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जल्द ही राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले पर करने जा रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी की ये सरकार जो तीसरी बार, बार बार वो कह रहे हैं कि तीसरी बार बने हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और उन्होंने इसका मुकाबला कर लिया या उनका मुकाबला कर लिया, ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन आपको पता है कि तीसरी बार ये एक डिपेंडेंट बैसाखियों पट्टी की सरकार है, पूरे तरीके से बैकफुट पर है, चाहे संसद के अंदर हो या फिर सड़क पर हो। विपक्ष लगातार जिस तरह के मुद्दे उठा रहा है और लगातार एक के बाद एक बिल जो उसको वापस लेने पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये सरकार अब वो सरकार नहीं है, ना तो 56 इंच वाली है, ना एक अकेला सब पर भारी है। आपने पिछली बार देखा होगा कि बड़े से बड़े बिल चाहे सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर, उनको बाहर फेंक कर, उनको सस्पेंड कर कर पास करा लिए गए बिना किसी डिस्कशन के। और लोकतंत्र में आप ये देखिए कि जहां विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, विपक्ष की लगभग गैर मौजूदगी में वो बिल पास करा लिए गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। एक के बाद एक दो बिल, एक को जेपीसी में भेज दिया गया, यानी कि ठंडे बस्ते में चला गया है, और दूसरे का मसौदा वापस ले लिया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर दोनों मेहमानों को आप ले आइए। आप देख सकते हैं मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, जो कि किसान नेता हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। लगातार बेबाकी से अपनी बातों को वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रखते रहे, लेख लिखते रहे हैं, लेख लिखते हैं वो अलग अलग अखबारों में। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ संदीप मनोतनी जी हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, लगातार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो मुखर तरीके से हर मुद्दे को रखते रहे हैं और रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संदीप जी कार्यक्रम में। शुरुआत संदीप जी अगर मैं आपसे करूं, एक के बाद एक सरकार बिल को लेकर बैकफुट पर है। पहले वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसको लेकर उनको लगा कि आने वाले जो चुनाव हैं, जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां उसको लगा कि वो हिंदू मुस्लिम जिस तरह की वो राजनीति करती है इसके जरिए उसको वो साधेगी। लेकिन उसी की एक बैसाखी ने कह दिया कि नहीं, आप इसको भाई जेपीसी को भेजिए, तो जेपीसी को भेजना पड़ा और बाकायदा तौर पर जेपीसी गठित भी कर दी गई है, मेंबर्स के नाम भी पब्लिक कर दिए गए हैं। दूसरा, ये ब्रॉडकास्टिंग बिल जो लाया जा रहा था, जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया था, जिसको ड्रैकोनियन बिल कहा जा रहा था, विरोध लगातार दर्ज किए जा रहे थे। तो ये कहा जा रहा था कि अगर ये बिल आ गया तो हम जैसे प्लेटफॉर्म का गला घुटने का काम किया जाएगा, यानी कि तमाम आजाद आवाजें बंद कर दी जाएंगी। उस मसौदे को भी वापस ले लिया गया है। और तीसरा, सेबी और जो हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई है उस पर पूरे तरीके से ये सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि वो नेक्सस जो है वो खुलकर सामने आ गया है। इन तमाम मसलों को कैसे देख रहे हैं आप? और सरकार जो बैकफुट पर आ गई है, अब वो सरकार नहीं रही है जो 10 साल तक चली, इस पूरे मामले को कैसे आप देख रहे हैं? कांग्रेस ने तो कहा है कि देशव्यापी वो आंदोलन करने जा रही, विरोध प्रदर्शन करेगी 22 तारीख को तमाम ईडी के दफ्तरों के बाहर। नमस्कार बुशरा जी, नमस्कार पुष्पेंद्र जी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है बुशरा जी? जी जी जी, थोड़ा मेरे वाईफाई में दिक्कत है तो मैंने सोचा कंफर्म कर लूं।
आपने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सामयिक सवाल पूछा है कि वर्तमान सरकार की इस वक्त स्थिति क्या है। अगर दो बड़े कानूनों को उन्हें बैक ट्रैक करना पड़ता है, एक को जेपीसी में भेजकर और एक को टेम्पररी विड्रॉ करके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पिछले कार्यक्रमों में मैंने आपसे जो बातें कई बार कही थी, आज बिल्कुल सही समय है कि उनको थोड़ा सा हम परिप्रेक्ष्य में देखें। मुझे याद है मैंने 3 जून को जब आपके साथ कार्यक्रम किया था और ये कहा था कि ये दोनों अलायंसेस 240 सीट के आसपास ही इसमें से निकलेंगे चुनाव में से। तब मैंने एक बात और कही थी कि और अगर ऐसा होगा तो ये मोदी जी वो वाले मोदी जी नहीं रहेंगे जो पिछले 20 सालों से थे। इसका क्या आशय है? नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत करने की शैली एक मेजॉरिटेरियन शैली है, जिसमें मैंने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य होता है। खुद खुदा ने ही मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, मैं समझता हूं मुझे आवाम की जरूरत ही क्या है। ये उनकी शैली रही गुजरात के समय से। जिन लोगों ने उन्हें गुजरात में शासन करते देखा, उन्होंने इस बात को बहुत करीब से समझा कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में कंट्रोल चला जाता है और कैसे पॉलिटिशियन सारे निरर्थक हो जाते हैं। आप पिछले 10 साल के मोदी 1 और मोदी 2 अच्छे से अगर देखेंगे, क्योंकि वो एनडीए की सरकारें तो थी नहीं। अभी मैं एनडीए पर आऊंगा कि ये जो विड्रॉल्स हो रहे हैं ऐसा क्यों और उसमें एनडीए का क्या रोल है। आप अच्छे से जानते हैं कि मोदी जी और शाह साहब जो तय कर लेते थे वो ब्रह्म वाक्य हो जाता था और वैसा ही किया भी जाता था। हालांकि फिर जनता की तरफ से विरोध होता था, प्रदर्शन होते थे, तो कभी कभी ये चीजों को डिले भी करते थे। लेकिन जैसे ही हमारी वर्तमान लोकसभा का गठन हुआ, उसी दिन से अगर आप देखेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। आप उनके चलने का अंदाज देखें, आप उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस देखें, पब्लिक अपीयरेंसेस की संख्या और उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, आप संसद में क्रिटिकल मोमेंट्स पर उनकी उपस्थिति को अगर आप देखें, तो आपको ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये अब वो वाले मोदी जी नहीं रहे। अब ये कानून इन्होंने पीछे क्यों लिए? मैं आपका ध्यान फिर से जनवरी फरवरी की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। जब ये नई संसद बनी थी उसके ठीक पहले पिछली संसद में मोदी जी ने सीना ठोक कर एक बात कही थी, एक अकेला सब पर भारी, अगर आपको याद हो। और उस वक्त बीजेपी के तमाम 303 सदस्यों ने मेज बजा बजा कर बिल्कुल हॉल गुंजा दिया था, एक अकेला सब पर भारी। उस एक स्टेटमेंट में सारा राज छुपा हुआ है कि मैं जो तय करूंगा वो फाइनल होगा। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी जो लोगों से मिस हुई। उन्होंने कहा था कि अभी बड़े डिसीजंस तो आने वाले हैं जून के बाद। इस देश को अब बहुत बड़े निर्णयों की दरकार है और वो मेरी सरकार लेने जा रही है जैसे ही अगली संसद बने। अब आप रिवाइंड करके पीछे जाइए तो सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ये बड़े निर्णय क्या थे? वक्फ के ऊपर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण कर लेना। अब आज ये समझ में आ जाता है हमको उस कानून के मसौदे से। सारे YouTube चैनल जो मोदी जी की प्रशंसा और स्तुतिगान नहीं करते हैं, उन सब के हाथ पांव काट देना। नए ब्रॉडकास्टिंग बिल से ये बिल्कुल समझ में आता है। और ऐसी तमाम छोटी बड़ी बातें। इन्हें ये कदम पीछे इसलिए खींचने पड़े हैं प्राइमरली क्योंकि इन्हें अपने एनडीए के कलीग्स पर भरोसा नहीं। इन्हें ये यकीन नहीं है कि वक्त के मामले में और ब्रॉडकास्टिंग बिल जैसे ड्रैकोनियन कानून के मामले में जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू इनका साथ देंगे। इन्हें ये पूरी तरह से यकीन नहीं है। और वक्त के मामले में तो आपको पता ही है, इनके दोनों बड़े साथियों के बीच में ही बहुत उहापोह का माहौल है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन का बहुत ही विस्फोटक मामला सामने आ गया। उस मामले पर भी एनडीए के ही कुछ छोटे छोटे दलों ने खुलकर आपत्ति जाहिर कर दी है। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अभी तक दोहरा रवैया अपनाया है और क्रीमी लेयर के अलावा उन्होंने किसी चीज पर भी अपना रवैया स्पष्ट नहीं किया, नहीं समाजवादियों ने किया है। तो वो तो अभी एक इवॉल्विंग गेम है, आने वाले 2 महीनों में ही पता चलेगा कौन किस तरफ करवट लेगा। बीएसपी के अलावा किसी भी बड़ी पार्टी ने खुल के अपना रुख नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट। देखेंगे तो कुल जमा कहानी ये है कि मोदी जी के लिए बड़े निर्णय लेना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उन्हें संख्या बल का डर सता रहा है कि सरकार ही न गिर जाए। और
इस सारे मामले को मोदी जी के लिए और विकट बना रहा है इंडिया अलायंस का मजबूती से एक होकर खड़े रहना। मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया अलायंस का बनना, उसका टूटना नहीं, तमाम प्रयासों के बावजूद, जेलों में ठूस दिए जाने के बावजूद कुछ लोगों को, उसका इतने लंबे समय तक आपसी सामंजस्य से भले ही लड़खड़ाते हुए सही चुनाव को लड़ना और चुनाव के बाद एक बने रहना और संसद में एकजुटता दिखाना, ये मोदी जी के सबसे खतरनाक नाइटमेयर्स में से एक सच हो चुका है। और जो हम देख रहे हैं उसी का परिणाम। कभी किसी ने सोचा था कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी सामने की बेंच पर बैठ के इतने जोर शोर से जनता की आवाज को मुखर करेंगे? मोदी जी को इसकी आदत नहीं, और इसलिए वो एकदम से बैकफुट पे जा चुके हैं और अब रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर हम मोदी जी का अभी साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे? इस वक्त अभी मोदी जी ये सोच रहे होंगे कि ये 5 साल मिनिमम फ्रिक्शन के साथ में कैसे निकालूं। क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है बुशरा जी कि भारत की साउथ एशिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी ध्वस्त हो चुकी है। सारे देश हमारे हाथ से निकल चुके हैं। पहले जो हमारे मित्र थे या तो वो शत्रु हो गए हैं या तटस्थ हो गए हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि सब जगह चाइना तो वैसे ही घुसा हुआ है। दूसरी बड़ी दिक्कत के लिए है अडानी का पूरा एम्पायर, जो एक पैरेलल इकोनॉमी। अब अडानी और हिंडनबर्ग मामले पे जब आप कोई स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो मैं अलग से बताऊंगा। मोदी जी अभी कोई बड़ा कदम लेते और वो कदम गलत साबित हो जाता पर सरकार आपके पास मैं लौट रही हूँ संदीप जी, आपकी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आपके पास मैं लौट रही हूँ। आपसे हिंडनबर्ग को लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन पुष्पेन जी के पास मैं जा रही हूँ क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही है, इसलिए मुझे पुष्पेन जी के पास जाना पड़ रहा है। पुष्पेन जी, आपसे मेरा सवाल, क्या ये जो फिलहाल एक के बाद एक अपने फैसलों को वापस ले रही है सरकार, वो भी नरेंद्र मोदी जैसी सरकार, जिन्होंने कभी कोई फैसले वापस अपने लिए नहीं, जो कह दिया वो कह दिया, किसी का इस्तीफा नहीं लेते हैं वो, ये भी हमने देखा। आज उनको अभी स्पेशल सत्र और उसके बाद पहला बजट सत्र, यानी कि पहला मुकम्मल सत्र हम कह सकते हैं कि ये आया, और उसमें वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी को भेजना पड़ा, यानी कि ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये ब्रॉडकास्टिंग बिल जो है उसका मसौदा वापस ले लिया गया है। आने वाले वक्त में एक के बाद एक 3-4 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं विधानसभा के। अभी से ये हालत है, अगर उन राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ता है तो फिर तो मोदी जी और कमजोर हो जाएंगे। फिलहाल की नरेंद्र मोदी सरकार की इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष लगातार हमलावर है। अब वो 2014 और 19 वाला विपक्ष नहीं है, बल्कि 2024 वाला विपक्ष है। यही वजह है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि ईडी के तमाम दफ्तरों पर जाकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। 22 अगस्त को देशव्यापी ये विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि सेबी की चेयरपर्सन इस्तीफा दें और जेपीसी का गठन किया जाए। और सीधे तौर पर ये भी कहना है, ये आरोप है कि अपने दोस्त यानी कि अडानी का साथ दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि कोई भी रिपोर्ट आ जाए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये जो 2 बिल जो हैं, एक ठंडे बस्ती में चला जाना, एक का मसौदा वापस ले लेना, इसको आप कैसे देख रहे हैं और विपक्ष के तेवरों को? बनी है, ये एक कमजोर सरकार है और जब से ये सरकार बनी है बैसाखियों पर है, कमजोर सरकार है। विपक्ष यहाँ पर बहुत मजबूत है और जब से सरकार बनी है तब से इनके जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत है, ओले रुक ही नहीं रहे, ओले लगातार पड़ते चले जा रहे हैं इनके सर पर। और कोई इनको रिलीफ किसी किस्म का ना जनता के माध्यम से मिल रहा है, ना जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके अनुसार मिल रहा है। अब मैं एक एक करके कुछ मुद्दे आपको गिनवाऊं जिससे जो है इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और इनको लग रहा है कि जिस प्रकार से मुट्ठी में से रेत फिसलता है, रेत उसी तरीके से सत्ता धीरे धीरे इनके हाथ से फिसलती चली जा रही है और देश ऐसी स्थिति में आ रहा है कि देश इनको जो है नकार के किसी नई दिशा में बढ़ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 240 सीटें आई हैं उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि भाई लगभग 30-40 सीटों का घपला हुआ है,
इसमें बहुत कुछ सच्चाई है। कुछ इन्हीं के लोगों ने हमें भी बताया है ये बात कि भाई कई सीटों पर व्यक्तिगत रूप से हमें जानकारी है कि बेईमानी की गई। तो उसके विषय में कोई जवाबदेही जो है ईसी जो है अपना इलेक्शन कमीशन उसने नहीं दी है। तो जनता के मन में ये डाउट है कि हमने इनको इतनी वोट नहीं दी थी, इनकी वोट इतनी कैसे आई या इतनी सीटें क्यों ये जीत गए। तो एक रोष अंदर अंदर बना हुआ है, क्योंकि आप जानती है कि राजनीति में यदि जनता के मन मुताबिक सरकार ना बने या जनता जिसको हटाना चाहे वो ना हटे, तो कहीं ना कहीं वो बेईमानी मानी जाती है और एक रोष जो है गैदर होता रहता है। जैसा कि आपने बांग्लादेश के केस में भी देखा कि 2009 के चुनाव में तो चलो जैसा था, उसके बाद 14, 18 और बाद में 24 वाले चुनाव में वहां पर भारी गड़बड़ियां हुई, बेईमानी हुई, एक तरफा चुनाव हुए, विपक्ष के हाथ पैर बांध दिए गए, विपक्ष ने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनके अपना बैठे बैठे जो है ये मेडल लेते रहे, जीतते रहे। तो वो रोष लेकिन जो पनप रहा था वो अचानक विस्फोट के रूप में उभरा। और उसने भी यानी हसीना जो है उन्होंने भी, शेख हसीना ने भी यही हरकतें की थी जो इनकी हरकतें हैं। वो भी जो है एक तरीके से दमनकारी नीतियां अपनाना, प्रेस के हाथ पैर बांध देना, सिविल सोसाइटी को काम न करने देना, कोई आंदोलन करे तो उसको बुरी तरीके से कुचल देना, ऐसी हरकतें उन्होंने भी की थी। इन चीजों से एक रोष पनपता चला जाता है सोसाइटी के अंदर, जो कभी भी विस्फोट के रूप में आता है। और अब आइए दूसरी बात, जी, पुष्पेंद्र जी का भी लग रहा है कि सिग्नल जो है डाउन है। बारिश का ये मौसम है और तमाम जगह सिग्नल्स की परेशानी हो रही है। थैंक गॉड कि मेरा सिग्नल ठीक है, ताकि हम जो दर्शक हमारे साथ हजारों की तादाद में जुड़े उनसे हम सीधी वार्ता जो है वो कर पा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपके पास में लौट रहे हो, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। लेकिन संदीप जी, जो बात अभी पुष्पेंद्र जी कर रहे हैं कि बांग्लादेश से लगातार कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि जहां वहां की जो परिस्थितियां बनी, क्या वो हिंदुस्तान में बन सकती हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सेबी का और जो ये पूरा जो नेक्सस सामने आया है और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष पूरे तरीके से फ्रंट फुट पर आकर हर मुद्दे पर खेलना चाहता है और इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कल ही मैं इस बात को कह रही थी अपने कार्यक्रम में कि आपने ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया विपक्ष ने, लेकिन कब तक आप इसको जारी रखते हैं, कब तक ये मुद्दा बना रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको कितने लंबे वक्त तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कैसे आप जवाबदेह बनाते हैं सरकार को भी, उस एजेंसीज को भी और उस बिजनेस ग्रुप को भी जिसके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं हिंडनबर्ग के। और जल्दी राहुल गांधी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको पता है लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। कितना संगीन ये पूरा मामला है। अगर ये किसी और देश में होता तो क्या अब तक जो हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चुप है या फिर बीजेपी के कुछ नेता आकर सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को ही या कांग्रेस को ही गैंग, जॉर्ज सोरोस और ये तमाम चीजें फिर से वो कहने लगे हैं, यानी कि गलती कोई और करे लेकिन आप कटघरे में राहुल गांधी और कांग्रेस को खड़ा कर दें। जी, देखिए, भारत एक बहुत ही विशाल और विविध देश है और यहाँ की राजनीति भी उतनी ही विविध है। राजनीति में कोई भी एक मुद्दा कई महीनों तक नंबर 1 पर बना के रखना अब भारत में लगभग असंभव हो गया है। और ये सिर्फ इंडिया अलायंस और कांग्रेस के लिए नहीं, ये बीजेपी और मोदी जी के लिए भी इक्वली वैलिड है, जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया पर 99% कंट्रोल है। इतनी तेजी से नए नए मुद्दे आते हैं और वो इतना, उनका कंटेम्पररी नेचर इतना स्ट्रांग होता है कि मैंने पिछले 1.5 साल में खास तौर पर फरवरी 2023 से, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब से अगर मैं आज अगस्त 2024 को ध्यान से देखूं और टॉप 5 राजनीतिक मुद्दों की सूची बनाऊं, तो आप देखेंगे उसमें बहुत उथल पुथल मची रहती है। एक मुद्दा कभी भी नंबर 1 नहीं बना रहता है। पिछले साल मई, जून, जुलाई, अगस्त में बार बार सारे एनालिस्ट कांग्रेस और इंडिया अलायंस को एक ही सलाह दे रहे थे कि आप हिंडनबर्ग मामले को आम जनता का मामला सरल भाषा में बनाइए अगर चुनाव में लाभ लेना है तो। इसकी कोशिश भी की गई, हालांकि वो बहुत जटिल मामला है, उसको समझने के लिए 10 मिनट शांति से बैठना पड़ता है। उतना कोई भी आम भारतीय के पास समय नहीं है कि वो तकनीक को समझे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझे। तो वो उतना ज्यादा आम नागरिकों का मामला बन नहीं पाया। हालांकि राहुल जी ने अडानी अडानी बोल के कोशिश तो की,
पर वो उतना बन नहीं पाया। लेकिन क्या उससे चुनावों में भारी नुकसान हो गया इंडिया अलायंस को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, नौकरियों का समुचित मात्रा में नहीं बन पाना, सब्जियों और फलों की बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लग पाना, अमीरों का अमीर बनता जाना, गरीबों का लगातार गरीब बनता जाना, आम जनता की सुरक्षा सही ढंग से नहीं हो पाना, खासतौर पर महिलाओं की, टैक्स की पॉलिसीज मिडिल क्लास के खिलाफ होना और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स होते जाना, और उसके बाद भी हाईवे और एक्सप्रेसवे पे टोल टैक्स बढ़ते जाना। 5 मुद्दे तो मैंने यही गिना दिए, ऐसे में 15 और मुद्दे भी गिना सकता हूं। ये वो मुद्दे हैं बुशरा जी जो आपको और मुझे रोज अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी घट के 240 पर आ गए। अगर हम एडीआर की माने तो इसमें से 70 सीटें और कम कर दीजिए, तो दरअसल वो 170 या 180 पर ही घट कर आ चुके हैं। अब वो तो आरोप ऐसे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो उस पर कोई जवाब देता नहीं है और मोदी जी को खैर जवाब देने से रहे। तो अडानी और हिंडनबर्ग के मामले को कांग्रेस और इंडिया अलायंस फिर से कोशिश करेगी उसको मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाने की, और करना भी चाहिए। विपक्ष का काम ही यही होता है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी से जुड़ा मुद्दा है। कितना कर पाएंगे ये आने वाले हफ्तों में हमें पता चलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 3 या 4 बड़े मुद्दे पैरेलल में चलने वाले हैं। अब जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, अगले 3 महीने तक बुशरा जी लगातार इन राज्यों की चुनावी रैलीज और उनसे जुड़े मुद्दे ही हावी रहेंगे। अब दूसरे मुद्दे सारे पीछे चले जाएंगे। तो इन राज्यों में कौन से बड़े मुद्दे हावी रहने वाले हैं? देखिए, अडानी से जुड़ा मुद्दा कांग्रेस उठाने की पूरी कोशिश करेगी। इंडिया अलायंस के बाकी सदस्य इसको कितना उठाएंगे मुझे नहीं पता, वो हमें देखना होगा। अगर वो सब मिलके उठाते हैं, सरल भाषा में उठाते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अडानी जी की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जिसमें रेगुलेटर्स का अपॉइंटमेंट भी वो खुद ही करवा रहे हैं, तो जनता को शायद समझ में आए, क्योंकि उसको बहुत सरल भाषा में समझाने की जरूरत है। मोदी जी उसकी जांच कराने से रहे, वो सपना तो हम देखना छोड़ दें। दूसरा मुद्दा महंगाई रहने ही वाला है। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी और अग्निवीर रहने ही वाला है। चौथा मुद्दा ओलंपिक और विनेश के साथ जो हुआ हरियाणा में, वो मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला है। उसको कांग्रेस कैसे हैंडल करती है, उनकी मैच्योरिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, वो अभी देखना बाकी है। और 5वां मुद्दा वही है कि आम जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगी, भारत की विदेश नीति किस तरह से कोलैप्स हुई, कैसे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हमारे होते, हम ये कह सकते हैं अमेरिका ने डीप स्टेट ने करवाया, तो हम वहां क्या कर रहे थे फिर? अगर हमारे पड़ोसी में अमेरिका ये सब खुरापात करके निकल गया तो हम क्या सिर्फ तमाशा देख रहे थे? वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये सारी चीजें अब अगले 3 महीने हावी रहेंगी, और ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी देखना बाकी है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, पिछले 3 दिनों से जब से हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी, बुच और सेबी पर ही आरोप लगा दिया है कि ये खुद ही इन्वॉल्व है इनकी ओवरसीज एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट लेकर, तो अंग्रेजी का वो वाक्य दैट नॉट ओनली सीजर बट सीजर्स वाइफ शुड ऑल्सो बी अबव सस्पिशन, राजा हमेशा संदेहों के परे होना चाहिए, राजा की पत्नी भी संदेहों के परे होनी चाहिए। यहां तो पूरा रेगुलेटरी घालमेल में उलझा हुआ है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, पिछले 3 दिनों से मैंने सोशल मीडिया पर राइट विंग की जो रिएक्शन देखी है इस बार की हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, जिसमें माधवीपुरी बुच पर आरोप है, अत्यधिक हिंसक रिएक्शन आ रही है। आप अगर उनके कमेंट पढ़ेंगे, काफी हिंसा से भरे हुए कमेंट हैं। यह स्वाभाविक नहीं है, पिछली बार भी नहीं थे 2023 में। इस बार दे आर वेरी वायोलेंट इन देयर रिएक्शन। मतलब वो तो सीधे ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जो मैं यहां प्रोग्राम में बोल नहीं सकता। इसका मतलब डर का माहौल है, घबराहट बहुत ज्यादा है। और घबराहट किसके मन में बहुत ज्यादा है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सभी दर्शक समझदार हैं। लेकिन जब आप इस तरह की हिंसक बातें लिखवाना शुरू करते हैं तो वो सबूत होता है कि पूरी की पूरी दरी पांव के नीचे से खिसक रही है, और अब ये डर लग रहा है कि कहीं पूरा रेत का महल ही ना ढह ढा जाए। तो अभी अगले 3 महीनों में हमें बहुत कुछ होता दिखाई देगा। प्रेडिक्शंस बहुत मुश्किल हैं, लेकिन कौन सा मुद्दा सुप्रीम रहेगा, अब ये 2-2, 3-3 दिन की साइकिलों में ये खेल चलने वाला है, और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम उसके ऊपर अपनी राय देते चलेंगे। लेकिन मैं यहां सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा
कि मोदी जी की स्थिति राजनीतिक रूप से जो बदली है, उस पर कुछ लाइनें जो बहुत अच्छे से समराइज करती हैं। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा में समझ रे बुजदिल, लहरों ने बगावत कर ली। तो जिन बूंदों और जिन लहरों को मोदी जी पूरी तरह से चेनों में जकड़ने का प्लान कर चुके थे, उन बूंदों और उन लहरों ने अब वाकई में बगावत कर दी। अब देखते हैं अगली कौन सी नई चेन मोदी जी बना के लाते हैं। लाएंगे जरूर, उनको कम मत आती है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। बुशरा जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं और जब से रिजल्ट आया है तब से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पूरी बॉडी लैंग्वेज ही आप ये देखिए। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि अब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नजर नहीं आएंगे। तब लोगों को लगा कि बहुत अति आत्मविश्वास है या फिर कुछ लोगों को वो एरोगेंस भी लगा था राहुल गांधी का। लेकिन हमने देखा कि कम से कम पूरे बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी आए ही नहीं। तो ये हमने देखा। अब आगे वो आते हैं नहीं आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम इस सत्र में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए। और राहुल गांधी ने जो कहा वो इस सत्र के लिए तो हम कह सकते हैं कि वो बात उनकी सच साबित हुई कि अब वो मेरे सामने नहीं आएंगे। क्योंकि पिछली बार विशेष सत्र में जब राहुल गांधी ने अपना एक डेब्यू भाषण दिया था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो मिनिस्टर्स तक है वो सब उठ खड़े हुए थे। अब दोबारा जब बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने भाषण दिया तब भी हमने देखा कि कैसे जो मिनिस्टर्स हैं वो उठ खड़े हुए। और एक तरह का एक जो कैंपेन है, एक नेगेटिव कैंपेन जो पहले से भी चलता रहा राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं मिला और बेअसर ही साबित हुआ क्योंकि राहुल गांधी एक सियासी हीरो के तौर पर उभरे। अब दोबारा से उसी तरह का कैंपेन चलाने की कोशिश, चाहे जाति के नाम पर हो कि खुद की जाति नहीं पता, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, बाल बुद्धि से लेकर उधार की बुद्धि, ये तमाम तरह की चीजें वो कहते रहे। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत हम देखें तो ज़मीनी हकीकत ये है कि जितने भी लोग जो भी अभी त्रस्त वर्ग है या जिनको कोई जो परेशान वर्ग है, वो नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि राहुल गांधी की तरफ आस की निगाह से देखता है। ये मैं नहीं कह रही है, आप जाके तमाम वीडियोस, तमाम जो न्यूज़ है उसको आप देख सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इस पार्लियामेंट सेशन में भी एक के बाद एक उन तमाम वर्गों को बुलाया जिन्होंने शायद कभी पार्लियामेंट इससे पहले नहीं देखी होगी और बुलाकर अपने कमरे में उन्होंने उनसे बातचीत की। ये एक मैसेजिंग है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, किसान हो या इसके अलावा और भी तमाम लोग। पुष्पेन चौधरी जी, आप अपनी बात को रख रहे थे और मेरा सवाल ये कि जो बैकफुट पर फिलहाल सरकार आती हुई नजर आ रही है, एक के बाद अपने डिसीजन जो उसको वापस लेने पड़ रहे हैं, अब क्या आपको लग रहा है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं जिसमें पूरी जो पिट्ठू मीडिया है मोदी जी का, या फिर हम कहें जो एनालिस्ट हैं या फिर जो एजेंसीज हैं जो उनके लिए काम करती हैं, वो तक भी अगर ये कहने लगे कि आने वाले चुनाव के नतीजे बहुत नरेंद्र मोदी के फेवर में नहीं जाने वाले, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर मिला दे तो 4, यहाँ पर एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत फेवरेबल माहौल नहीं है। यहाँ पर अगर हार होती है तो क्या जो बैकफुट पर अभी सरकार है और जो खुद उनके नेता या फिर जो उनके एलाय हैं वो अभी खुलकर बोल रहे हैं और ज्यादा मुखर हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें फिर और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार कैसे चलाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि उन्हें आता ही नहीं कि कोalition की गवर्नमेंट आखिर वो चलाए कैसे। फिर किस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनते हुए आप देख रहे हैं पुष्पेन जी? देखिए बुशरा जी, जैसा मैं बता रहा था कि ये सत्ता जो है मोदी जी के हाथ से इस टर्म में, तीसरी टर्म में गलत तरीके से पहुंची है, बेईमानी करके पहुंची है और उतनी ही तेजी से उनके हाथ से सत्ता निकलती चली जा रही है। जो नैरेटिव है वो बिल्कुल भी अब इनके कंट्रोल में नहीं है। उस नैरेटिव को कंट्रोल कुछ, जैसा कि ये अभी ब्रॉडकास्टर बिल वगैरह जो लेकर के आए थे और बड़ा ड्रैकोनियन जिसको शब्द यूज करते हैं वो था ये। अभी मैं 1-2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये निरीक्षण करेगी कि आपके यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है कंटेंट बनता है, और अगर कमेटी नहीं बनाओगे तो आपके ऊपर पहली बार वायलेशन के 50 लाख रुपए और बाद में 2.5 करोड़ रुपए आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अरे इतने की तो आमदनी भी नहीं है किसी की भाई, पहले दिन से शटर डाउन करना पड़ जाएगा। 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से इनको आशा थी कि भाई जो हमारा नैरेटिव चलाता है हमारा मोदी मीडिया, वो ही
प्रमुख नैरेटिव रहेगा, उसी के अनुसार रिजल्ट आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स है, ट्विटर है, बाकी चीजें हैं, उनके माध्यम से जो नैरेटिव चला उस पर ज्यादा लोगों ने विश्वास किया और उसका परिणाम ये रहा कि इनकी 63 सीटें घट गई। सीटें तो वास्तव में 100 घटी हैं, लेकिन चलिए जैसा भी हुआ 240 आ गई। अब इसके बाद जो घटनाक्रम जैसा बांग्लादेश में हुआ या आगे आने वाले टाइम में आप देखें, ये 3-4 राज्यों के चुनाव जो आप बता रहे हैं, इनमें निश्चित रूप से करारी हार, बुरी हार, दुर्गति इनकी होने जा रही है। क्योंकि एक तो किसान यहाँ पर हरियाणा में पिछले 10 साल से लाठी झेल रहा है, पिटाई हो रही है बुरी तरीके से, आंसू गैस, कहीं उनको मीटिंग नहीं करने दी जाती, कहीं वो असेंबल नहीं हो पाते, कहीं पर वो जाना चाहे तो बीच में बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। दिल्ली वो आए तो किस तरीके से उनकी पिटाई करी गई और रास्ते में जो है, जबकि हरियाणा सरकार से उस आंदोलन को कोई लेना देना नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी वहां बैठे हुए पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर। एमएसपी की लीगल गारंटी इस देश के हर किसान के मन में बैठ चुकी है और आधी आबादी आज की तारीख में भी इस देश की जो है खेती किसानी से जुड़ी हुई है। तो ये इतना बड़ा वोट बैंक है, इतना बड़ा वर्ग है, उसके मेन मुद्दे को आप हल नहीं कर रहे हैं, उसको केवल टरकाते जा रहे हैं या हमने दे दिया है एमएसपी की लीगल गारंटी, ऐसी तरह बातें करते रहते हैं। पार्लियामेंट में कह रहे हैं हम दे तो रहे हैं, इस चीज का कोई अर्थ नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा 4-5 राज्यों में और जिसकी वजह से ये हारने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो बेरोजगारी वाला सवाल है, देखिए ये बहुत विकराल समस्या इस देश में बन चुकी है। युवा, विशेषकर जो पढ़ा लिखा युवा है, पढ़ा लिखा युवा, उसको आशा थी भाई कि जो 2014 में लगभग 20-21 साल का था, तो 30-32 साल का जो है आदमी बन चुका है और उसकी शादी नहीं हुई, रोजगार नहीं मिला, बहुत बुरे हाल में, और वो देख रहा है कि मेरा छोटा भाई भी उसी ट्रैक पे जा रहा है। तो ये युवाओं का जो उबाल है, 100, 150, 200 अगर वैकेंसीज निकल आए, कुछ हजार वैकेंसीज निकल आए, तो लाखों एप्लीकेंट्स वहां आ जाते हैं। नीट की हर परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा है, मेडिकल की इतनी बड़ी परीक्षा नीट होती है, वो जो है लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसको ये चेक नहीं कर पा रहे। अब ये जो हिंडनबर्ग का, यानी कि एक तो किसान वाला मामला हो गया, वो उसके ऊपर वो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत बड़े खेती किसानी वाले वर्ग को, जिसमें मजदूर भी शामिल है, वहां ये फेल रहे हैं। युवा हमारे देश में 35% से नीचे आबादी हमारी युवा है, 65% के आसपास अधिकतर आबादी, तो वो बेरोजगारी से त्रस्त है, उसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे। अर्थव्यवस्था का हाल जिस प्रकार से होता चला जा रहा है, वो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बता रही है कि केवल क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी कुछ लोगों के हाथ में सारे सरकारी तंत्र को, जिसके कारण अभी संदीप जी भी बता रहे थे कि जो दूरी है अमीर और गरीब के बीच की, जो खाई है, वो जो है और चौड़ी होती चली जा रही है। तो अगर कोई और देश होता, तो जब ये पिछले साल रिपोर्ट आई थी, उसी वक्त इसकी जांच 2-4-6 महीने में हो गई होती, रिपोर्ट आ गई होती, और सही मायने में यदि उसकी जांच हुई होती तो पता चल जाता कि अडानी प्लस मोदी प्लस अमित शाह प्लस ये जितने भी है, भाजपा का सारा ही पैसा अदानी के थ्रू रूट होकर के घूमता रहता है। इसके पीछे इनके ही नेताओं का हाथ निकलेगा, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी किस्म का भय नहीं रहता, तो मैं नाम लेके बोलता हूँ। तमाम इन लोगों के पैसे अदानी के माध्यम से विदेशों से घूम घूम के, ब्लैक मनी भी जो है यही आता है मार्केट में, इसी वजह से मार्केट इतना जो है छलांगे मारता रहता है। और अब बाकी जो चीजें हैं, जो नैरेटिव इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, रेलगाड़ियां आप देखिए, रोज रेलगाड़ियां डिले हो रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये दम भरते थे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त बना दिया है, रोज कहीं ना कहीं जो गड्ढे हो रहे हैं, हवाई जहाज के वो जो है एयरपोर्ट्स पर छतें गिर रही हैं पानी से। और जो धार्मिक उन्माद फैलाने की इनका नैरेटिव था कि भाई राम मंदिर के माध्यम से हम बम्पर 400 पार कर जाएंगे, वहां अयोध्या में हार गए और तमाम धार्मिक नगरों में ये हारे। इससे पता लग रहा है कि देश की जनता बिल्कुल भी इस सरकार को नहीं चाहती है, भले ही ये सत्ता पर किसी भी तरीके से ये इनके प्रकारे बड़े रहने का एक प्रपंच रचते रहे। अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले एक मीटिंग हुई है आरएसएस की और बीजेपी के, उन सबकी के नया अध्यक्ष कौन हो, हमारे मुद्दे क्या हो, बांग्लादेश में हमें क्या करना चाहिए। अरे भैया, इस चीज से भयंकर ये डरे हुए हैं कि कहीं ये क्रांति की शुरुआत यहाँ भी ना हो जाए। और मैं तो खुल के कह रहा हूँ, क्रांति तो यहाँ होगी होगी भाई। 20%, 15 से 20% मुसलमानों को आपने जो है एक तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक बना रखा है। 25% के आसपास जो SC ST पॉपुलेशन है, कभी आप कह रहे हो उसका आरक्षण हम ऐसे काटेंगे वैसे काटे, कुछ ना कुछ प्रपंच और चाल पे चाल आप चलते रहते हैं।
किसानों को आप पीट ही रहे हो, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे रहे हो। तो किस तरीके से ये देश किस डायरेक्शन में आप लेके चले जा रहे हो? सारी संपत्ति जो है कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में जाती चली जा रही है। और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा बेवकूफ जिसको कहते हैं वो साबित हुआ है अंत में मिडिल क्लास को लग रहा है कि भाई हमारा तो इतना बड़ा बेवकूफ बना दिया गया है कि टैक्स सबसे ज्यादा हम भर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स आज की तारीख में प्राइवेट इनकम टैक्स जो होता है, जो पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, उससे ज्यादा हो गया है जो उल्टा होता था, क्योंकि इन्होंने बड़े एग्जाम्पशन अपने धन्ना सेठों को दे दिए। कॉर्पोरेट टैक्स 2019 में 30% घटा कर 22% कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो हो रही है इनको कोई समझ नहीं है। ये नोटबंदी जैसे मूर्खतापूर्ण निर्णय इन्होंने लिए हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन गई। कभी भी उछल के आए कि आज से कल से लॉकडाउन हो जाएगा, उसकी कोई तैयारी नहीं है। मजदूरों ने कितनी मुसीबत झेली, 1,500 किलोमीटर पैदल गए। तो ये सारी चीजें देख करके ये पता लग रहा है कि ये केवल जो है हर चीज का इस्तेमाल। राष्ट्रवाद पे भी आ जाता हूँ। राष्ट्रवाद बनते सबसे बड़ा चीन सबसे ज्यादा अंदर वो घुसा बैठा है। उसने सारा पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार कर लिया। वो जो है आप जैसा संदीप जी ने बताया, जो पड़ोसी देश है किसी से भी आपके संबंध मधुर नहीं है या आपके साथ मजबूती से नहीं खड़ा है। छोटा से छोटा देश वो था जो मालदीव जैसा देश भी आपको आंख दिखा देता है किसी टाइम पर। तो ये जो चीजें होती चली जा रही है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। देश की जनता में विश्वास है कि भाई आपने ठीक तरीके से सत्ता पुनः प्राप्त नहीं की है, आप हार चुके थे, हमने हराने के लिए आपको वोट दिया था। तो देश निश्चित रूप से क्रांति के मुहाने में खड़ा हो चुका है। 3-4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद भारी उठापटक इस देश में होगी। और ये भी हो सकता है यदि हिंडनबर्ग वाले मामले पर बहुत ही लंबी और मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये इनके ऊपर से नीचे तक के आर्थिक नेक्सस को एक्सपोज करने वाला है ये घटना। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इस बार और मजबूती से इंटरवेंशन करे। तो जनवरी फरवरी आते आते, जनवरी में ये अभी जो दिल्ली का चुनाव होगा उसमें भी ये हारेंगे। तो 5 राज्यों के चुनाव हारने के बाद भारी उठापटक होगी। और हो सकता है ये सरकार चली भी जाए या मध्यावधि चुनाव में सरकार चली जाए, या हो सकता है जैसे 89-90 के आसपास जो है विपक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, वैसा इस्तीफा दे देना चाहिए अगर ये नहीं मानते हैं तो। पुनः चुनाव होंगे, ये जो है 100 सीटें भी नहीं आने वाली। तो ऐसी स्थिति इस देश में इन्होंने कर दी है कि ये सरकार को तुरंत भगा देना चाहिए। और मैं आपके दर्शकों के लिए अंतिम बात ये भी कह दूं, सरकार भगवान नहीं होती, सरकार मालिक नहीं होती, मालिक आप लोग हैं। आप लोगों ने निर्णय किया कि आप एक संविधान के अंतर्गत गवर्न होंगे, उसके अंतर्गत एक सरकार कुछ समय के लिए आपकी नौकर है 5 साल के लिए। अगर वो नौकर सही डायरेक्शन में गाड़ी उसको नहीं चला रहा है आपका ड्राइवर, तो उसकी नौकरी और उसकी चाबी छीन ली जा सकती है किसी वक्त, क्योंकि मालिक आप है। और ये देशद्रोह नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलना कभी भी देशद्रोह नहीं माना जाता है, न माना जा सकता है। सरकार के खिलाफ हर नागरिक को बोलना चाहिए, तभी सरकार सुधर के चलती है। तो मैं तो खुल के बोलता हूँ, आए गिरफ्तार करना चाहिए, कल करते हो आज गिरफ्तार कर ले, मुझे कोई चिंता नहीं है। जी, बहुत गंभीर बातें आप कह रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, क्योंकि जनता चुनकर ही सरकार को भेजती है, यानी कि जनता के जरिए, जनता के वोट के जरिए सरकार बनती है और जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में। और संवैधानिक तरीके से किया गया कोई भी विरोध प्रदर्शन गलत नहीं होता है। आप जिस पर सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तो फिर क्या तरीका बनता है विपक्ष के पास या फिर जनता के पास सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए, या फिर वो जो नीतियां बना रही है या जो फैसले कर रही है उसको वापस लेने के लिए? हमने देखा किसान आंदोलन हुआ एक लंबा चौड़ा, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, लेकिन वो जो काले कानून थे वो वापस लेने पड़े सरकार को। और तब तो ये 2024 वाली भी नहीं थी, लेकिन सरकार अगर डरती है और नरेंद्र मोदी जैसा नेता अगर किसी चीज से डरता है तो वो है सत्ता खो जाने से, इलेक्शन हारने से। और अभी जिस तरह का दबाव लगातार बना रही है, विपक्ष बना रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुंह खड़े हैं, उस सब में आप ये देखिए कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने की का मसौदा तैयार कर रही है, सरकार वक्फ बोर्ड बिल, अमेंडमेंट बिल लेकर आई, तो उसकी प्रायोरिटी आप देखिए, जहां पर महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो तक भी सामान ठीक से नहीं खरीद पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि लोअर मिडिल क्लास लोगों का, या जिनकी नौकरियां चली गई, कारोबार नहीं है, उनका क्या हाल हो रहा होगा। और संदीप मनुधनी जी, ये साफ तौर पर ये तो पता है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है,
ये सरकार जनता के हित में कितना सोचती है, ये हमने 10 सालों में भी देखा और अभी भी हमने देखा। ये सरकार सिर्फ इवेंट में बिजी रहने वाली सरकार है। इन प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, ये गुड टाइम्स के प्रधानमंत्री हैं, इनको सिर्फ चाहिए एक चीज कि तालियां बजती रहे, मोदी मोदी होता रहे, इवेंट होते रहे, ये उसमें कपड़े बदल बदल कर जाते रहे, वाहवाही लूटते रहे, वाह मोदी जी वाह आपने क्या कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी भी आपने देखा कि जो आनंद फानंद में बजट सत्र जो है वो खत्म हुआ, हालांकि उसे सोमवार को होना था, लेकिन उससे पहले ही उसे खत्म कर दिया गया। और तमाम नेताओं की जब मीटिंग, वहां पर विपक्ष के नेता उसमें शामिल थे, नरेंद्र मोदी और ओम बिरला भी बैठे हुए थे, तब आपने देखा होगा कि बाकी सबका हाव भाव बिल्कुल ठीक था, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे थे, उनकी पूरी लैंग्वेज देखें, ऐसा लग रहा था कि न जाने उनसे क्या छीन लिया गया हो, और वैसी नौबत आ गई कि सबके साथ उन्हें बैठना पड़ रहा है। ऐसे उनके दिमाग में तमाम चीजें आ सकती हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है, फिर भी मेरा आपसे उसी तरह का सवाल, कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, चाहे अब वो 4 राज्यों के हों या आगे आने वाले दिल्ली का चुनाव हो या उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव, हर चुनाव के बाद अगर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, तो जो कांग्रेस का कहना है कि मिड टर्म पोल्स के लिए तैयार रहना चाहिए लोगों को, ये गौरव गोगोई ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है, तो क्या इसमें दम आपको लगता है? जी, बुशरा जी, मैं शुरू करूंगा पुष्पेन भाई का जो आखिरी पॉइंट था, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था, वहां से और फिर आपके सवाल पर आता हूं। पुष्पेन भाई ने कहा कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता है। 2014 से नरेंद्र जी का पूरा प्रचार तंत्र पहले तो चुनाव में ये लोगों को कन्विंस करने में लगा रहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी। ऐसा नारा आज तक भारत में किसी नेता ने खुद के लिए नहीं लगवाया था। और फिर उसी नारे को चरितार्थ करते हुए अगले 10 सालों में मोदी जी के पूरे प्रचार तंत्र ने, सारे मोदी मीडिया और सारे लाखों सोशल हैंडल्स ने सोशल मीडिया एक फॉर्मूला बनाया और करोड़ों हिंदुओं के दिमाग में फिट कर दिया। वो फॉर्मूला था, नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू नेशन, इज इक्वल टू स्टेट, इक्वल टू सिविलाइजेशन। और ये इतना खतरनाक लोगों के दिमाग में बैठाया गया कि अब आप अगर इसमें से किसी की भी आलोचना करते हैं तो वो तो देश की ही आलोचना मान ली जाएगी। इसका पूरा फायदा उनकी राजनीति को 10 साल तक हुआ। लेकिन ये करते समय क्योंकि वो जमीनी मुद्दे भूल गए और उनको ऐसा लगा कि उनकी नैरो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें एक तरफ 2 औद्योगिक घरानों को सब कुछ सौंप देने की बात हो, दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ाने की बात हो, और तीसरी तरफ विदेशों में डंका बज रहा है ये बोल के लोकल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने की बात हो, उनको लगा कि मैं इन 3 कामों से सब कुछ निकाल के ले जाऊंगा। लेकिन ये बैकफायर कर गया और वो हमने इस बार के लोकसभा चुनाव में देख लिया। मेरे पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इनकी गति लोकसभा से अलग होगी। लोकसभा चुनावों में जिस तरह का क्रोध लोगों ने दिखाया है, बिल्कुल वैसा का वैसा विधानसभा के चुनावों में भी होने वाला है। हालांकि एक चेतावनी मैं इंडिया अलायंस की सभी पार्टीज को बिल्कुल दे दूं, बीजेपी को कम मत समझिएगा। ये लोग बहुत मेहनती लोग हैं, ग्रासरूट पर मेहनत करते हैं, हर चीज का माइक्रो एनालिसिस करते हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश पे उन्होंने पूरा कई हफ्तों तक एनालिसिस करके एक एक सीट का एनालिसिस किया कि हमारी पिटाई क्यों हुई। लखनऊ और बनारस का नहीं किया, वो एक अलग मुद्दा, उसको हम छोड़ दें, क्योंकि वो राजनाथ सिंह और मोदी जी पे उंगलियां नहीं उठा सकते थे। लेकिन बाकी का तो एनालिसिस किया। इंडिया अलायंस के लिए आने वाले चुनाव जीतना आज की तारीख में बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को कम मत समझिए। अब अगर ये चुनावों में वाकई बीजेपी की हार होती है तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला वही होगा कि मोदी जी के नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इन सभी विधानसभा चुनावों में जो जबरदस्त मार्केटिंग, चुनावी कैंपेनिंग करने उतरेंगे, उसमें मोदी जी सबसे आगे होंगे। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी चुनावी कैंपेन में भी खुद को पीछे करेंगे। बिल्कुल, अगर उन्होंने खुद को पीछे कर लिया तो ये बिल्कुल ही नई राजनीति का शुरुआत हम मान लें कि अभी से होगी। पर आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव फ्रंट लाइन पॉलिटिकल कैंपेनिंग। अब उनके नाम पे ही ये सब चुनाव फिर से लड़े। लेकिन संदीप जी, अगर स्टेट ही ना ऐसे चाहे, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह के बहुत संकेत मिल रहे हैं
कि वहां जहां जहां मोदी जी ने कैंपेन किया वहां वहां वो हार गए, 17 में से 14 सीटें हार गए, और इसीलिए पोस्टर्स और बैनर से मोदी जी की तस्वीरें गायब हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल। स्टेट इकाइयां कहें कि नहीं भाई मोदी जी, अब आपकी उतनी जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पे हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं। देखिए, ये तो लोकसभा चुनावों के बाद भी सभी मान चुके हैं कि मोदी जी इज नो लॉन्गर अ वोट कैचर, ही इज अ वोट लूजर। ये बात सबने मान ली है, क्योंकि पूरा लोकसभा का चुनाव उनके मैनिफेस्टो से लेके उनके आखिरी भाषण तक मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। हाँ, मटन, मछली, मुसलमान, मुगल, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, ये सब तो था, लेकिन बाकी था मोदी की गारंटी, और फिर आप हार गए। तो ये तो सब मानते हैं कि ही इज नो लॉन्गर दैट कैरिज्मेटिक अ वोट कैचर एज ही यूज्ड टू बी। लेकिन अगर महाराष्ट्र की इकाई उनको ये वाकई बोल दे कि आप मत आइए, क्या वो मानेंगे? और अगर उन्होंने मान लिया तो वो सुप्रीमो वैसे ही नहीं रहे पार्टी के, फिर तो पतन यही हो चुका है, क्योंकि उनकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में नीचे से आ रहे संदेशों को सुनना तो शामिल ही नहीं है ना। आप बता दीजिए ऐसा उन्होंने कब किया है पिछले 10 सालों में, 11 सालों में? तो वो पतन फिर हम यहीं से देख लेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि इन चुनावों में बहुत केयरफुली ये देखना लाजमी है कि वो कहां कहां जाते हैं और कहां कहां नहीं जाते। और अगर वो विड्रॉ कर गए, मतलब लीडरशिप किसी और के हाथ में जाने की शुरुआत हो चुकी है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है वो महाराष्ट्र में भी दम खम से जाएंगे, कोशिश पूरी करेंगे, नतीजे अच्छे नहीं होने वाले। अब ये आज का एनालिसिस है, कल सुबह कुछ आसमानी सुल्तानी हो जाए तो भाई वी आर नॉट प्राइवेट टू दैट, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं। लेकिन अभी तो स्थिति यही है कि बहुत तेजी से नेतृत्व को चुनौती मिलने वाली है। और आरएसएस के लिए देखिए विकट परिस्थिति कहां हो गई है बुशरा जी। अगले साल उनको अपना सेंटेनरी ईयर मनाना है, अपना शताब्दी वर्ष मनाना है। अब उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया? वो तो ये सोच के बैठे थे कि ऐसे दम खम से मनाएंगे कि बिल्कुल हिंदू राष्ट्र ही घोषित कर देंगे। मनी मन तो वो यही सोच के प्रफुल्लित हो रहे होंगे। अब यहाँ पे सारे गांव उल्टे पड़ गए, गाड़ी रिवर्स गियर में जा रही है राजनीति की। तो वो भी बहुत फूक फूक के अब कदम रख रहे हैं। और ऊपर से वो जाति जनगणना और SC ST सब क्लासिफिकेशन की दो तलवारें सर पर लटक गई हैं। तो ऑर्गेनाइजर और उनके दूसरे पत्र अब खुल के जाति व्यवस्था के समर्थन में सामने आ गए, जैसा हाल ही में बहुत बड़ा विवादास्पद लेख आया। तो ये, इसको हम कहते हैं द परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक भयानक घनघोर तूफान। भारत की राजनीति अब उस संक्रमणकालीन दौर में आ गई है, ट्रांजिशन के दौर में आ गई है, जहां अनसुलझे मुद्दों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। और जिन्हें डरा के चुप रखा जाता था, अब वो मुखर होके बोलने लग गए हैं। सामने वाला पक्ष चुप नहीं है। राइट विंग डबल गति से चीख पुकार मचा रहा है। मैं फिर से बता दूं, इंडिया अलायंस को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने बाजी मार दी है। मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी को कम करके आंकना पहले भी इनकी गलती रही है, दोबारा भी हो सकती है, इसलिए दे हैव टू बी ऑन दी अलर्ट। लेकिन सिग्नल्स यही हैं कि भारी परिवर्तन की तरफ देश बढ़ रहा है। पुष्पेन जी ने बांग्लादेश का रेफरेंस लेके बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, हालांकि मैं उनसे असहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि भारत में बांग्लादेश जैसी क्रांति कभी भी आएगी। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। बांग्लादेश एक बहुत छोटा देश है, और बांग्लादेश में अगर आप सिर्फ ढाका पर कब्जा कर लें तो आप पूरे देश पर कब्जा कर लें। भारत ऐसा नहीं। भारत 35-40 देशों से बना एक देश है। यहाँ की विविधता में किसी एक देश या राजधानी पर कब्जा, एक क्षेत्र या राजधानी पर हुकूमत कर लेने से पूरा देश आपके कंट्रोल में नहीं आता, पहला। दूसरा, धन्यवाद नेहरू जी का कि लोकतंत्र की जड़ें इतनी भयानक गहरी कर दी हैं कि आज भी सिस्टम्स जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जो भी हम कह रहे हैं जिंदा है, और इंस्टीट्यूशंस मरी नहीं है। उन पर कब्जा हो गया होगा लेकिन वो मरी नहीं है। और इसलिए भारत में अगर परिवर्तन होगा तो वो अहिंसक लोकतंत्र प्रणाली के जरिए ही होगा। प्रदर्शन होंगे, धरने होंगे, थोड़ी बहुत मार पिटाई भी होगी, हिंसा दोनों तरफ, लेकिन उससे सत्ता परिवर्तन कभी नहीं होगा। वो होगा चुनावों से, लोकतांत्रिक असहयोग आंदोलन से, इत्यादि। और ये हम आने वाले 2-3-4 सालों में देख सकते हैं। तो इस तरह से आज की जो दिशा है उस पर मेरा विचार यही है। बुशरा।
जी, बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है आने वाले चुनाव जो हैं वो बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की किस्मत, इस सरकार की किस्मत जो एनडीए जिसको अब नरेंद्र मोदी कहने लगे हैं मोदी सरकार से एनडीए सरकार कहने लगे, इसकी किस्मत ये बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा तिलिस्म है वो हमने भरभरा के गिरते हुए देखा हमने इस चुनाव के नतीजों के बाद। क्या आने वाले जो इलेक्शन है अगर नरेंद्र मोदी उसमें कैंपेन करने के लिए जाते हैं और फिर भी वो चुनाव अगर हार जाते हैं तो एक के बाद एक हारे हुए चुनाव जो है वो उनके ऊपर उसका ठीकरा जो है वो फोड़ा जाएगा और अब वो स्थितियां नहीं है कि लोग चुप रहेंगे, नेता चुप रहेंगे, बल्कि अब खुलकर वो बोल भी रहे हैं और आगे स्थितियां अगर बदलती हैं तो वो और ज्यादा खुलकर बोलेंगे और उसमें नरेंद्र मोदी अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और एक के बाद एक जो दो डिसीजंस हैं, एक का मसौदा वापस लेना और एक बिल को जेपीसी भेज देना, ये भी दिखाता है कि ये सरकार वो सरकार अब नहीं है, ना ही इसका इकबाल उस तरह से बचा हुआ है जिस तरह के दावे वो लगातार करती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार डीपी लाइव की जो तमाम वीडियोज है उनको पसंद करिए, शेयर करिए, विचारों को लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और आखिर में आप तमाम लोगों को भी बधाई कि अब हम 8 मिलियन की फैमिली हो गए हैं और इसका सारा श्रेय आपको जाता है, आप दर्शकों को जाता है, तो उसका शुक्रिया भी आप सभी को। अभी के लिए बस इतना ही। 7 बजे आप जुड़िए राजीव जी के साथ रोज की तरह न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।